तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि है दो आवेशित प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, इसकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। तो टॉपिक है हमारा दो आवेशित प्लेटों के मध्य तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ज्ञात करना है। तो दो प्लेटें सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं दो प्लेट्स इस प्रकार से, पहली प्लेट ये है और इसी के साथ में हम दूसरी प्लेट लगा रहे हैं। ये दो प्लेटें हमने लगा दी। अब इनको आवेशित करना है। तो पहली कंडीशन ये ले रहे हैं, यदि दोनों प्लेटें धन आवेशित हो। अलग अलग कंडीशंस में इसको लेंगे हम। तो सबसे पहली कंडीशन ले रहे हैं, यदि दोनों प्लेटें धनावेशित हों, दोनों प्लेटें धनावेशित हो। इसका अर्थ है इस प्लेट पर भी जो आवेश का मान है वो धन है और इस प्लेट पर भी आवेश का मान क्या है, धनात्मक है। ये हमने ले लिया। तो अब अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितने बिंदु लेंगे, 3 बिंदु लेंगे। एक बिंदु हम ले रहे हैं, सबसे पहला बिंदु यहां पर, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया, मान लेते हैं ए बिंदु है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक और बिंदु ले लिया, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है, बी बिंदु। और तीसरा बिंदु ले रहे हैं इस प्लेट के बैक साइड में इधर की ओर, और इस बिंदु का नाम क्या है, सी बिंदु। मान लेते हैं इस वाली प्लेट को मैं कह रहा हूं प्लेट नंबर है ये 1 और ये प्लेट नंबर कौन सी है, 2। बस आपको समझना है डेरिवेशन को, जिससे आगे कहीं इसका जहां जहां इस्तेमाल होगा आपको आसानी से वो रिजल्ट मिल पाए। अब हम सबसे पहले ए, बी और सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब एक बात तो समझिएगा कि यदि ये पहली प्लेट धनावेशित है तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा इसके। यदि बाहर की ओर निकलेगा तो इसको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा इस वाली प्लेट के कारण वो यहां पर इस दिशा में होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 से, क्योंकि पहली प्लेट का है। इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 से। और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करें, E1 से। और E1 कौन सी प्लेट है, हमारी ये वाली प्लेट है, जिसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये तो ये धनावेश वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर फेंकेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से बाहर की ओर होगी। इस जगह इधर की ओर जाएगी, बीच में इधर की ओर जाएगी और इस सी बिंदु पर भी इधर की ओर आएगी। ये बी बिंदु दोनों प्लेटों के बीच में है। ए बिंदु पहली प्लेट के हम कह सकते हैं दाईं तरफ है, जबकि जो सी बिंदु है वो दूसरी प्लेट के बाईं तरफ है। तो हमने एक प्लेट का समझ लिया विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब दूसरी प्लेट का समझते हैं। दूसरी प्लेट का ले, दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र कौन सा, ये इस वाली प्लेट के कारण। तो इसके कारण भी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो सबसे पहले बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में। किसके कारण होगी, ये E2 के कारण। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसी दिशा में होगी। क्या होगी इसकी दिशा, E2। और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होगी, यानी कि इसका मान क्या होगा, E2। तो हमें तीनों जगह पता चल गया विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या क्या होंगी। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हैं। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऐसे सामने खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, आप ऐसा मानिए इसे। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए पर क्या होगा, बी पर क्या होगा, सी पर क्या होगा, इसे हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं ए पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमने डेरिवेशन कराया था कि यदि कोई एक प्लेट, एक चादर है, धात्विक चादर, जिस पर कि आवेश बिखरा हुआ है और उसकी लंबाई चौड़ाई हम कह सकते हैं अनंत है, तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता था सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। याद दिला देता हूं आपको, हमने कहां वो डेरिवेशन करवाया था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये था, इसके अगला वाला डेरिवेशन देखेंगे, ये था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। लास्ट में इसका जो रिजल्ट निकला था, परिणाम निकला था, वो यह निकला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और जो दिशा होती थी लंबवत बाहर की ओर होती थी। इस रिजल्ट का हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करते हैं इसे। तो A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E बराबर होगा E1 प्लस E2 के, लेकिन A पर E1 भी उसी दिशा में, E2 इसलिए उसी दिशा में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो लिखते हैं, क्योंकि सीधे E लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू E1 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बटे 2 इंटू एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा 1 इस वाली प्लेट में जो आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा 1, और इस वाली प्लेट का क्या होगा, सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसके बराबर आ गया। तो क्या आ गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यहां आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इसके बराबर आ गया। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया हमारा किस पर, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। ई परिणामी वैद्युत क्षेत्र इसके बराबर होगा, और दिशा आप देख रहे हैं किधर की ओर है, इस वाली प्लेट के, पहली प्लेट के दाईं तरफ है इसकी दिशा। पहले समझ में आ गया। अब दूसरा देखें, ए पर निकाल दिया, अब निकाल दें बी पर। बी पर वैद्युत क्षेत्र, बी कहां है, दोनों के बीच में। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, इधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ है, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा ई, वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो E1 माइनस E2, या आप लिख सकते हैं E2 माइनस E1, कुछ भी लिख लीजिए। तो वैल्यूज यदि रखें तो E बराबर, E1 का मान जैसे यहां रखा था सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यहां पर आ जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, यहां आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गया। तो हमारे पास बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमको ये भी पता चल गया। अब इस दिशा में सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस सी पर निकाल रहे हैं, सी पर वैद्युत क्षेत्र। जब सी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो आप देख रहे हो दोनों इस दिशा में, तो दोनों जुड़ेंगे। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू, ये किस बिंदु पर था, ये ए पर था, इसलिए इसको ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बी पर था, इसलिए इसको ई बी से रिप्रेजेंट करेंगे परिणामी को। ये सी पर है, इसलिए इसको ई सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E1, इसी दिशा में E1 है, इसी दिशा में E2 है, तो E1 प्लस E2। वैल्यूज रख लेंगे, E1 का मान सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहां आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और ये किसका मान है, ये है E किस बिंदु पर, हम कह सकते हैं C बिंदु पर। तो ये आपको पता चल गया, दिशाएं आपको पता चल गई बीच की। तो यदि ये E1 E2 एक दूसरे के बराबर होंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, सीधी बात है। इधर की ओर दिशा इधर की तरफ है, इधर की ओर दिशा इधर की तरफ। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप एक स्पेशल केस ले सकते हो कि यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, इन प्लेटों पर जो आवेश है वो एक समान है। यदि ऐसा हो तो ध्यान रखना, यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे लिख लेता हूं, यदि सिग्मा 1 बराबर हो जाए सिग्मा 2 के, तो क्या आ जाएगा, ई ए बराबर, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर हो जाए, किसके बराबर, सिग्मा के बराबर, तो ये सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई ए बराबर
2 से ये 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये आ गया। इस स्थिति में यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा के हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई बी बराबर ये सिग्मा 1 भी सिग्मा के बराबर, सिग्मा 2 भी सिग्मा के बराबर, ये दोनों हम कह सकेंगे घटेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ई बी पर क्या आ जाएगा 0। और यदि यहां पर लिख दें, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा के हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई सी बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा 1 का मान भी आपने सिग्मा रखना है, सिग्मा 2 का मान भी सिग्मा ही रखना है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। तो यहां से निकल गया हमारे पास E इज इक्वल टू सी बिंदु पर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक कंडीशन में हमने ले लिया कि यदि दोनों प्लेटों पर आवेश धनावेशित है, लेकिन यदि एक प्लेट पर आवेश धनावेशित हो, दूसरी प्लेट पर आवेश ऋणावेशित हो, तब क्या होगा? क्योंकि आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, और कैपेसिटर्स के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई बार ज्ञात करने के लिए कही जाती है। तो अब इसके आगे हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, यदि दोनों प्लेट, यदि एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश हो। तो अगला करते हैं, सेकंड केस ले रहे हैं, यदि एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? तो इसको भी समझ के करते हैं, काफी आसान है। बस आपको वही बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए जो हमने आपको पहले बताए कि एक यदि आवेशित चादर है तो उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। तो डायग्राम बनाएं, फिर से हम इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। ये पहली प्लेट है और यहां पर हम ले लेते हैं, ये हमारी दूसरी प्लेट आ गई। इस प्लेट पर एक पर हम क्या ले रहे हैं, धनावेश ले रहे हैं, यहां पर हमने धनावेश ले लिया। इस पर ऋणावेश ले लेते हैं, तो इस पर ऋणावेश ले लिया, माइनस 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 माइनस। इसके मान लेते हैं ये वाली प्लेट है हमारी पहली प्लेट, और इसका जैसे हमने पहले कहा था क्षेत्रीय आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वह हमारा है, मान लेते हैं सिग्मा 1। इसी प्रकार 1 को थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे, देखिए आपको। इसी प्रकार ये वाली प्लेट है जिसको हम प्लेट नंबर 2 कह रहे हैं, और इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व उसको हम कहते हैं सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फिर से पहले की तरह 3 बिंदु लेंगे। एक बिंदु यहां पर ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया ए। एक बिंदु यहां पर ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया बी। और एक बिंदु हमने यहां पर ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है इन दोनों के परिणामी के रूप में। तो अब समझिए ये पहली प्लेट है, यहां से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, क्योंकि ये धनावेशित प्लेट है, तो इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। इसका अर्थ है इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी दिशा अंदर की तरफ होगी। इन बातों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आपने। तो क्या होगा, इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, और इसका मान क्या ले लेंगे, E1। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि अंदर की ओर जाएगा इसलिए इधर की ओर डायरेक्शन क्या होगी, ये, और इसका मान क्या हो जाएगा E1। और वैसे यहां पर क्या होगा, क्योंकि सी बिंदु पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा इधर ही की तरफ होगी, इसलिए यहां पर इस दिशा को हम ऐसे बनाएंगे और यह भी क्या होगा E1 के। तो क्लियर हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा ले, दूसरा हमने क्या करा, ये वाला ले रखा है दूसरा, हम कहें इसका कलर इस तरीके से ले रखा है। अब हमने कहा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, ऋण आवेश से अंदर जाते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि धन आवेश यदि होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं,
और यदि ऋण आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये ब्लू वाला है धनावेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, वैद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी तो क्षेत्र भी बाहर होगा। काफी आसान है। तो हमने क्या करा, यहां से जो इस जगह पर जो पहले यहां पर देख लें, ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश से बाहर निकलेगी वैद्युत बल रेखा इधर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी। इसे हम कहेंगे यह E2। यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहरी की ओर निकलेगा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा, ये होगा E2। यहां पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो बाहर की ओर निकलेगा, यानी कि यहां पर ये इस डायरेक्शन में होगा और इसका मान क्या होगा, E2। बस अब आपने सबको जोड़ लेना है, काम आसान है। तो लिखते हैं सबसे पहले ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर निकाले तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र यदि E हो ए पर बराबर किसके बराबर होगा, E1। तो E1 क्या है, इस दिशा में, E2 इस दिशा में, दोनों का अंतर आएगा, तो E1 माइनस E2 लिख लेते हैं। E1 का मान किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये सिग्मा क्योंकि E1 है तो यहां आएगा सिग्मा 1, माइनस यहां होगा E2 है तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। और साथ में हम कहें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ गया। और यही हमारा क्या है, ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसको इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। हमने निकाल दिया पहला। सेकंड में निकालें, ए पर निकाल दिया, इसी प्रकार निकालें बी पर, क्या चीज निकाल रहे, वैद्युत क्षेत्र। बी पर वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बी बिंदु कौन सा, ये वाला, तो लिखेंगे ई किस बिंदु पर, बी पर बराबर, दोनों एक ही दिशा में, E1 E2 इधर ही की ओर जा रहे हैं ऋण आवेशित प्लेट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों में क्या कॉमन है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो क्या आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये किसका मान आ गया, ये आ गया EB का मान, यानी कि बी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो इसके बराबर होगा। आसान है। यहां पर देखिए फिर से E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या परिणामी वैद्युत क्षेत्र कह लीजिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लीजिए। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EC से। अब एक इस दिशा में एक ही दिशा में, तो दोनों का अंतर आएगा, तो क्या लिख लेंगे, E1 माइनस E2। E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसके बराबर आ गया। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहां आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये किसका मान है, सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दिशा आप यहां से देख करके आसानी से लिख सकते हैं। केवल लिखने से बात नहीं बनती प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है तो आप कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल लिखने भर से, केवल याद करके, रट करके दिशाओं को करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। यहां आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण प्लेट की तरफ है, या कह सकते हैं धन से ऋण की तरफ है। ए बिंदु पर आप कह सकते हैं कि वो E1 और E2 के अंतर के बराबर होगी, जो बड़ा होगा, मान लो E2 का मान ज्यादा बड़ा हो गया तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और यदि E1 का मान ज्यादा बड़ा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। आसान काम है। ऐसे ही यहां पर E1 का मान बड़ा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और E2 का मान बड़ा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। अब फिर से स्पेशल केस ले रहे हैं, यदि इन दोनों पर जो ये सिग्मा 2 और सिग्मा 1 हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिए या क्षेत्रीय आवेश घनत्व लिए, इनके मान समान हो, तब क्या होगा, तो हम लिखेंगे यदि सिग्मा 1 बराबर हो जाए सिग्मा 2 के, और इसको मैं क्या ले लूं, सिग्मा ले लूं, तो ये मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, EA बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, 0 आ गया, तो यानी कि EA बराबर क्या हो गया, 0। ऐसे यहां पर रखें, हम कहें यदि, यहां स्पेशल केस है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यदि हम फिर से कह रहे हैं सिग्मा 1 बराबर हो जाए सिग्मा 2 के, और ये किसके बराबर है, सिग्मा के, तो क्या आ जाएगा, EB बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा,
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई बी, ये सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, ऊपर वाले 2 से नीचे का 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आ गया। और ऐसे यहां पर लिखें, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर किसके आ जाए, सिग्मा के वैल्यूज पुट करें, तो ई सी बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये हो गया 0, तो ई सी बराबर 0। तो यदि विशेष स्थिति लेकर के देखें कि दोनों प्लेटों पर समान आवेश हैं, प्लेटों का साइज बराबर है, और हम कह सकते हैं कि यदि आकार बराबर होगा, दोनों पे आवेश की मात्रा बराबर होगी, भले ही आवेश की प्रवृत्ति अलग अलग हो, तो उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होगा, बराबर होगा। बस क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस चीज को समझ सकते हैं। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो स्क्रीनशॉट साथ में लेना चाहें तो ये ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। सेकंड पेज का लेना चाहें तो सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। सर स्पेशल केस को अच्छे से बताइए। दृष्टि त्रिपाठी कह रही है सर ये स्पेशल केस जो है ना, ये वाला, ये अच्छे से बताइए। प्यारे बच्चे स्पेशल केस का अर्थ है, देखिए हमने 2 प्लेटें ली, पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। हमने कहा पहले हमने मान लिया इस पर आवेश क्या है, इसका क्षेत्रफल मैंने कहा मान लेते हैं A2 है, या इसको चेंज कर लें, इसका क्षेत्रफल हमने कहा S2 है, और आवेश का मान कितना है, मान लेते हैं Q2 है। इस पर आवेश कितना है, मान लेते हैं Q1 है, और क्षेत्रफल का मान S1 है। ये S1 क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल, और S2 क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल। इस प्लेट में आवेश कितना है, Q1, और इस प्लेट पर आवेश क्या है, Q2। ठीक है, तो सिग्मा 1 का मान क्या होगा, यहां से आप निकाल सकते हो, सिग्मा 1 बराबर Q1 अपॉन S1 के बराबर होगा। वैसे यहां से आप निकाल सकते हो सिग्मा 2 का मान, सिग्मा 2 बराबर Q2 अपॉन S2 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है कि इस पर आवेश है Q1 और इसका क्षेत्रफल या हम लंबाई चौड़ाई का जो गुणनफल है वो S1 के बराबर है। इसी प्रकार इस पर आवेश का मान है S2 और इसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल यानी कि क्षेत्रफल S2 है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा 2। अब स्पेशल केस क्या है, मैंने कहा ठीक उतने ही साइज का ये वाला पृष्ठ लीजिए, उतने ही साइज का ये पृष्ठ लीजिए, दोनों का आकार समान हो। एक ही हम कह सकते हैं धातु की 2 प्लेटें लीजिए और उनको समान आकार की काट दीजिए। अब यानी कि समान आकार की करेंगे तो स्पेशल केस में क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस का अर्थ क्या है कि S1 किसके बराबर हो जाए, S2 के बराबर हो जाए, दोनों का क्षेत्रफल समान हो, और ये दोनों समान होकर के किसके बराबर आ जाएंगे, S के बराबर। पहली बात। सेकंड, जितना आपने इसको धनावेश दिया है उतना ही इसको ऋणावेश दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमाण में Q1 बराबर होगा परिमाण में Q2 के, और इन दोनों को परिमाण में हम क्या ले लेंगे, ये Q के बराबर है। धनावेश और ऋणावेश के चिन्ह हटा दो। मैंने कहा इसको 10 कूलाम धनावेश दिया, इसको 10 कूलाम ऋणावेश दिया। अब धन और ऋण भूल जाइए, परिमाण क्या है, इसको भी 10 कूलाम, इसको भी 10 कूलाम, तो Q का मान भी दोनों में समान हो गया। तो फार्मूला क्या आ गया, हम कहेंगे यहां पर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन किसके बराबर आएगा, S के बराबर। तो इस प्लेट के लिए भी यही चीज होगी सिग्मा, इस प्लेट के लिए भी यही चीज होगी सिग्मा, और वही स्पेशल केस है। और उसके लिए यदि मान रखोगे तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर हो जाएगा, और यह आप इस तरीके से तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा। देवीलाल कुमार कह रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या कह रहे हैं। दृष्टि त्रिपाठी सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन S2, हाँ बिल्कुल सही है। यदि Q2 सिग्मा 2 निकालेंगे तो आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश, उस पृष्ठ पर कुल आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हमने डेफिनेशन बता चुके हैं, तो उसी से आपकी ये सब चीजें निकलेंगी।
एक स्टूडेंट कह रहा है सर चैप्टर सेकंड कब से स्टार्ट होगा? अरे बच्चों, चैप्टर सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। पहले एक चीज ढंग से तो पढ़ लो। बच्चों के साथ यही है, जब करते हैं तो जल्दबाजी शुरू कर देते हैं। आप जितना करो अच्छे से करो, आगे तक काम आएगा। सब कुछ करा और ढंग से नहीं करा तो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ काम नहीं आएगा, और बोर्ड में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। जितना कर रहा बेहतरीन तरीके से करें। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको आ गई है समझ। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। और आगे हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक जो एग्जाम्पल छूटा हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 1.12, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। क्या है, मुझे लगता है दिख तो आपको रहा ही होगा। पहला है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में समान है। धनात्मक x यानी कि x अक्ष की धनात्मक यदि तरफ चलें तो पूरी धनात्मक x के लिए वो समान है, वो घट बढ़ नहीं रहा है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम यहीं पर बना लेते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले अक्षय बना लेते हैं। ये हमारी y अक्ष हो गई और ये हमारी x अक्ष हो गई। तो यहां वैद्युत क्षेत्र कैसा है? वैद्युत क्षेत्र ये कह रहे हैं इस तरीके का है कि ये ऐसे चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। यहां से इस तरीके से ये चल रहा है वैद्युत क्षेत्र। ये धनात्मक x है, यहां पे लिखेंगे प्लस x, आ रहा है स्क्रीन में पूरा, हाँ। और ये वाला है माइनस x। तो क्या कहा, धनात्मक x में समान है तथा उसी परिमाण के साथ, परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। इसी प्रकार ये ऋणात्मक x दिशा में चल रहा है। तो ऋणात्मक x दिशा के लिए हमने कहा परिणाम को इस तरीके से दर्शा देते हैं। ये ऋणात्मक x दिशा में चल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु यहां पर x के निर्देशांक भी 0 है, y के निर्देशांक भी 0 है। किस पॉइंट पर? इस वाले पॉइंट पर। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है जो धनात्मक में होती है, ये माइनस y अक्ष है जो कि ऋणात्मक में होती है। इस मूल बिंदु से नीचे y माइनस, ऊपर की ओर y प्लस। इस y अक्ष से इधर की ओर x धनात्मक और इधर की ओर x ऋणात्मक होता है। सामान्य जानकारी। तो इतना हमने कर लिया, ये इतना बना लिया। ये भी वैद्युत क्षेत्र है E, और यह भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र है E। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहे हैं, यह दिया गया है कि E 200 I के बराबर होगा न्यूटन पर कूलम, जबकि x का मान 0 से बड़ा है। अब x का मान 0 से कब बड़ा होगा? पॉजिटिव x अक्ष के लिए x का मान 0 से बड़ा मतलब या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा। तो उस सब का मान क्या होगा? पॉजिटिव x अक्ष के लिए। तो उसके लिए E की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी? E बराबर हमारे को दे दिया है 200 I। एक चीज, थोड़ा सा E का निशान बदल लें हम। ये E का निशान यहां ऐसा वाला E लिख लेते हैं और यहां पर ऐसा वाला E लिख लेते हैं। कलर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा समझाने में आसान होगा। तो हमने कहा इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे दी है इसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी है, देखिए 200 I, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है तो ये धनात्मक x अक्ष में होगा। तो ये है 200 I और क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ये इसका मात्रक हो गया। जबकि विपरीत दिशा में इधर की ओर E का मान है -2I न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यहां x का मान 0 से कम है। तो ये बराबर आ गया हमारा बराबर -200 I और साथ में क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। तो यहां तक हमने कर लिया। अब समझिए आगे, 20 सेंटीमीटर का लंबे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी कि एक सिलेंडर बनाना है, उसका केंद्र कहां है? मूल बिंदु पर है। तो सिलेंडर की रचना करते हैं। हम एक सिलेंडर बना लेते हैं और इसको लेते हैं ऐसे। अब सिलेंडर की रचना कर रहे हैं तो इस तरीके से एक सिलेंडर बना दिया। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया। देखिए ये इधर की ओर गया और ये। अब इस सिलेंडर का जो केंद्र है, ध्यान रखना आपने, इस सिलेंडर का जो केंद्र है वो यही बिंदु है।
इस सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु 0 0 पर स्थित है, जैसा इसने की यहां पर बता रखा। तो चित्र के अनुसार यही डायग्राम है। x बराबर +10 सेंटीमीटर और -x बराबर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, -10 सेंटीमीटर। और यहां से इधर की जो दूरी होगी वो +10 सेंटीमीटर होगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या कह रहा है आगे कि आपको, और साथ में इसने त्रिज्या दे दी कि त्रिज्या दे दी है 5 सेंटीमीटर, ये लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यह दूरी आपको दे दी 0.5 सेंटीमीटर। सीधे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो जितनी इधर है उतनी ही क्या होगी, ये इधर की ओर भी होगी। ये कितना है इसका मान, 5 सेंटीमीटर। अब ये 4 प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है। चपटे फ्लक्स दो, चपटे पृष्ठ दो हैं। पहला पृष्ठ एक ये वाला है, इधर वाला पृष्ठ है, और दूसरा पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है। ये 2 पृष्ठ हैं। तो मान लेते हैं इस पृष्ठ को मैं पहला पृष्ठ कह रहा हूं और इस पृष्ठ को मैं दूसरा पृष्ठ कह रहा हूं। तो यहां से निकलने वाला जो हम कह सकते हैं पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह किससे प्रदर्शित करेंगे, S1 से। और उसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ होगी, ये S1 होगा और ये सदिश होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो यदि धनात्मक x अक्ष में S1 का मान इधर की ओर धनात्मक होगा तो इधर की ओर भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, अपोजिट, बाहर की तरफ होगी। क्योंकि ये यदि हमारे पास आकृति है तो हमेशा पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाता है, अंदर की ओर नहीं लेते। तो ये क्या है, ये है S2, लेकिन इसके मान क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि यदि डायरेक्शन में लिखा जाए तो ये -i के साथ होगा और ये क्या होगा, +i के साथ होगा। ये ध्यान रखना बस। इस वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कर रहे हैं A1 से और इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं E2 से। तो अब सबसे पहले क्या है, प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स। तो ये है चपटा फ्लक्स नंबर 1 और ये है चपटा फ्लक्स नंबर 2। तो लिखते हैं यहां पर, सबसे पहला है पहले चपटे फ्लक्स, पहले चपटे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले चपटे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, सूत्र आप जानते हैं फ्लक्स का, इसे φ1 मान लेते हैं। ये बराबर होता है सदिश A इंटू सदिश S1, E1 इंटू S1। अब E1 की दिशा क्या होगी, देखिए यदि हम ये कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी जिसको हमने ये से रिप्रेजेंट करा, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र E1 और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र E2 की डायरेक्शन है। तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र E1 है उसी दिशा में क्या है, S1 भी है। दोनों की दिशाएं सेम है, ध्यान रखना। तो E1 का मान क्या है, 200 I न्यूटन पर कूलम, और S1 का मान क्या है, S क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो πr² के बराबर होगा। और लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, I होगी। तो वैल्यू रखेंगे यहां पर बराबर, E1 का मान आ गया 200 I और साथ में डॉट करके हमने क्या लगा लिया, S1 का मान पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, इंटू यूनिट वेक्टर I। इसको कैप के साथ लगाते हैं। तो अब आपने वैल्यूज रखनी है, ये 200 हो गया गुणा पाई का मान हो गया 3.14, आर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, तो त्रिज्या को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं ये r² है तो 0.05 लिख लीजिए, 0.5 इसको ऐसे में लिखते हैं सीधे 5 गुणा 10⁻²। अब बन गया ये मीटर में, यहां मैं लिख भी लेता हूं 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 10⁻² मीटर। ये क्या है, आर का मान है, ये यहां पर समझ लेना। तो अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर है और साथ में देखिए अब आई की आई में गुणा होगी तो क्या लिखेंगे, आई डॉट आई। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। ई का मान ये है, S1 का मान ये है, 200 की 200, पाई का मान 3.14, आर का मान हमने यहां निकाल के आपको बता दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। आई की डॉट प्रोडक्ट के साथ आई में गुणा हो रही है, ये होता है 1 के बराबर। बाकी गुणा करें तो ये आ गया 200 गुणा 3.14, 5 का स्क्वायर 5×5 = 25 और 10⁻⁻4 और इसका मान क्या आ गया 1।
25 दूनी 50, तो ये आ गया 5000 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -4, इसके बराबर आ गया। तो यदि मैं डेसिमल को यहां से यहां तक ले जाऊं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0.5 गुणा 10 की घात 4, इसके बराबर आ जाएगा, +4 के बराबर। और साथ में 3.14 गुणा 10 की घात -4। अब 10 की घात +4 से 10 की घात -4 कट गया, 5 की 0.5 की 3.14 में गुणा कीजिएगा, यानी कि ये आएगा इसका आधा। तो यानी कि निकल गया 5 बराबर हमारा निकल के आ गया। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 सते 14, आगे से देते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सते 14, और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये φ1 यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। इसी प्रकार φ2 निकालते हैं, सेकंड में निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक चपटे फिक्स से निकलने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है, तो इसी में आ जाएगा दूसरे पृष्ठ से। तो दूसरे पृष्ठ के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही आएगा, φ2 बराबर E1 की जगह क्या आ जाएगा, E2, और S1 की जगह क्या आ जाएगा, S2। अब इसको सॉल्व कीजिए, E2 का मान तो ये है -200 न्यूटन, यहां पर लिखा हुआ है -200 I के बराबर, और S2 का मान किसके बराबर है, देखिए S2 का मान हम लिखें डॉट प्रोडक्ट में तो ये आ जाएगा S2 और साथ में आ जाएगा -I, तो माइनस आगे लगा दिया, साथ में क्या हो गया, तो अब देखिए माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस, I की I में गुणा होगी I आएगा, फिर वो 200 की S2 तो क्या होगा, S1 के बराबर है, जैसे हमने S1 का मान 5 गुणा 10 की घात -2 लिया है, तो वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, φ2 बराबर ये आ गया हमारा माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस, ये आ गया 200 गुणा S2 का मान कितना आ गया, πr², और बस I की I में गुणा होगी I.I। इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि R का मान वही है, यही कैलकुलेशन आएगी और आपका मान फिर से आ जाएगा कितना, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होगा। तो φ1 और φ2 दोनों निकाल दिए। अब इसने क्या कहा है कि पहले प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है, ये हमने ज्ञात कर लिया। सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, पार्श्व मतलब ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है पार्श्व। अब पार्श्व में समझिए बात को, मैंने कहा यहां पर ये पार्श्व है, इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि लेंगे तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, S3 ले लेते हैं, S3 की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे में, ये E1 की डायरेक्शन है, तो E1 इधर है और E2 देखा जाए यहीं पर भी यदि दोबारा से यदि मैं बना लेता तो वो भी क्या होता, इस दिशा में आता। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए पार्श्व से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो बी पार्ट में लिख लेते हैं, ये हमारा था ए पार्ट, बी पार्ट पार्श्व से निकलने वाला फ्लक्स, पार्श्व से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा आप समझ सकते हैं, वो भी सूत्र तो यही होगा, φ3 मान लेते हैं, वह बराबर होता E इंटू S3 के। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं E इंटू S इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा इनके बीच का कोण है, तो लिखते हैं चूंकि थीटा बराबर किसके हैं, 90 के है, तो φ3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो पार्श्व से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। तो इतना पोर्शन आपने ये ऐसे समझ लेना, ये इतना हमने दो पार्ट इसके निकाल दिए। तीसरा क्या कह रहा है, सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है, टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये φ1 और φ2 के योग के बराबर, पहला भी 1.57 है, दूसरा भी 1.57 है, तो इसको करें तो हमारा आ गया सी पार्ट, कुल फ्लक्स जिसको हम φ से रिप्रेजेंट करेंगे, और φ बराबर क्या होगा, φ1 प्लस φ2, ये भी 1.57 के बराबर है और दूसरा भी 1.57 के बराबर है। तो दोनों किसका मान क्या होगा, 3.14, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर भी कह सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। ये कुल फ्लक्स आ गया, नेट फ्लक्स आ गया जो सिलेंडर से निकलेगा। 3 पार्ट इसके पूरे हो गए। अब देखिए अगले में चौथे में कह रहा है सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है। यदि फ्लक्स आपको पता हो तो गॉस थ्योरम से नेट आवेश निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, तो लिखते हैं नेट आवेश, ये डी पार्ट है, नेट आवेश। नेट आवेश के लिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से आप जानते हैं फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई फाई। तो वैल्यू रखेंगे फाई यानी कि नेट, इसका मान हमारे पास यहां से आ गया। तो एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12, और फाई का मान आपने निकाल रखा है, ये है 3.14 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आपकी जो Q की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो हम यहां सीधे लिख रहे हैं 2.78 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, 2.78 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, और चूंकि आवेश निकाल रहे हैं तो मात्रा क्या हो जाएगा कूलम। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 करेंगे, जो कि आसान है यदि आपको पीछे की चीजें क्लियर हो। थ्योरी क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस लेकिन जरूर करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते आपने सिद्धांत समझ लिया आप सारे न्यूमेरिकल बिना किसी प्रैक्टिस के आप हल कर लेंगे, नहीं, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा वैरायटी करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक ही टाइप के न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा संख्या में करने से उसी टाइप की प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग टाइप के करेंगे, तो ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मुझे लगता है ये चीज आ गई होगी आपको समझ में। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपके कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिखिए, जिससे इसे यहीं पर दूर किया जा सके। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3